Good evening, dear students. Later discuss about resonance in RLC parallel circuit. RLC समांतर परिपथ में अनुनाद क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति, फिर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व, फिर क्वालिटी फैक्टर, ये सब बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हमने सीरीज़ रेजोनेंस के टाइम पे ये डिस्कस किया था कि रेजोनेंस की डेफिनीशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद की परिभाषा क्या है। तो किसी भी एसी परिपथ में अनुनाद की जो शर्त है वो ये है कि उस समय परिपथ का शक्ति गुणांक cos फाई 1 हो जाता है। इट शुड बी यूनिटी, इट शुड बी 1। तो डेफिनीशन क्या है, एनी एसी सर्किट कंटेनिंग resistive, ये दिस एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स दिस एंड दिस, ये इसको रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं यल को, और सी को रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेजिस्टिव एलिमेंट ये है आर। सो एनी एसी सर्किट, ये एसी सर्किट है, हमने वोल्टेज दिया है V = Vm sin ओमेगा t, इसका RMS वैल्यू है कैपिटल V। Any AC circuit containing resistive this and reactive elements, this element L and C, इसकी बात हो रही है, इसको reactive element कहते हैं, is said to be in resonance when power factor of the circuit becomes unity, means cos phi should be 1। कोई भी ऐसी परिपथ जिसमें रेजिस्टिव यानी प्रतिरोधी तत्व हैं और उसमें रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, प्रतिघाती तत्व भी हैं, उसको अनुनाद की अवस्था में कहा जाएगा, सर्किट अनुनाद की अवस्था में होगा यदि उस परिपथ का शक्ति गुणांक 1 हो जाए, एकांक हो जाए। सो cos phi is 1, देन पावर फैक्टर इज़ 1, देन देयर इज रेजोनेंस। तो ये डेफिनीशन RLC सीरीज सर्किट पे भी लागू है, ये डेफिनीशन RLC पैरेलल सर्किट पे भी लागू है। शर्त क्या है, रेजिस्टिव एलिमेंट भी हो, रिएक्टिव एलिमेंट भी हो और एसी सोर्स भी हो, और सर्किट का शक्ति गुणांक अगर 1 हो जाए, cos phi 1 हो जाए, तो निश्चित रूप से उस सर्किट में रेजोनेंस होगा, चाहे वो सर्किट सीरीज सर्किट हो या वो सर्किट पैरेलल सर्किट हो। सो दिस इज द इसेंशियल condition for resonance. Any AC circuit containing resistive and reactive elements is said to be in resonance when power factor of the circuit becomes unity, cos phi should be 1। तो ये हम क्या करेंगे, सर्किट को सॉल्व करने के लिए फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। देखिए ये पैरेलल सर्किट है, दिस इज अ पैरेलल सर्किट। एक ब्रांच ये है कैपेसिटिव जो एलिमेंट है, प्योर कैपेसिटर। दूसरी ब्रांच ये है जिसमें रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। लेट अस ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर दिस सर्किट। वोल्टेज इज टेकन एज रेफरेंस फेजर, V को रेफरेंस ले लिया है क्योंकि दोनों ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज सेम है, वोल्टेज इज सेम। सो वोल्टेज इज टेकन एज रेफरेंस फेजर। तो यहाँ से O से एक लाइन, O से एक हमने एक फेजर खींचा है, वी हैव ड्रॉन अ फेजर हेयर V फेजर जो है ये वोल्टेज फेजर है, इसको रेफरेंस लिया गया है क्योंकि वोल्टेज समान है दोनों ब्रांच में। अब इसके सापेक्ष में IC फेजर, ये करंट इधर जा रही है, टोटल करंट है IR, रिजल्टेंट करंट है उसका RMS वैल्यू है IR। इस करंट का कुछ भाग इधर जा रहा है IC, इधर उसका RMS वैल्यू है। IC क्या है, द RMS वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, कैपेसिटिव ब्रांच, ये इधर जाने वाली करंट का RMS वैल्यू है। दूसरा है IL क्या है, इस ब्रांच में जाने वाली करंट का मान है। सो IL और IC का जो फेजर सम होगा वो IR के बराबर होगा। तो IC जो करंट है इसका फेजर फिर पहले ड्रा करते हैं। लेट अस ड्रा द फेजर डायग्राम फॉर IC। तो IC क्या है, ये प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट में जाने वाली करंट है, इसका मान कितना होगा, IC का मान देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। ये IC का मान कितना होगा, V/XC होगा IC का मान, V/XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटर द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय XC। इसका मान कितना होगा, 1/ωc, 1/ω × C
एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। तो ए एक्स सी का मान इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ सी इज नोन, सी का मान मालूम है, वो रख देंगे। फ्रिक्वेंसी सप्लाई की जो भी होगी एफ होगी उसकी फ्रिक्वेंसी वो रख देंगे। इस तरह से एक्स सी का मान मालूम चल जाएगा, वो रख देंगे। तो आई सी का मान मालूम चल गया। आई सी का मान देखिए, वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। दिस करंट इज लीडिंग, दिस इज आई सी। आई सी वोल्टेज से लीड करेगा 90 डिग्री से एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि ये आई सी जो करंट जा रही है इधर प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट में जा रही है, और प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है। ये बात आपको अच्छे से मालूम है। सो दिस आई सी लीड्स विद दिस वोल्टेज। तो ये फेजर बन गया आई सी का फेजर भी बन गया वी के सापेक्ष में। अब आई एल का फेजर ड्रा कर लीजिए। आई एल जो करंट होगी, पहले तो इधर का इम्पिडेंस निकाल लीजिए, इस ब्रांच का कितना होगा इम्पिडेंस होगा, उसको सपोज़ हमने डिनोट किया है जेड एल से। जेड एल ये है जेड एल इम्पिडेंस ऑफ दिस ब्रांच। इस ब्रांच का इम्पिडेंस है वो कितना होगा, √r² प्लस XL²। इसके द्वारा जो अपोजिशन होगा वो और इसके द्वारा जो अपोजिशन होगा वो दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा जेड एल का मान होगा √r² प्लस XL²। आर क्या है, रजिस्टेंस। ये XL क्या है, दी अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर इन दी पाथ ऑफ करंट XL 2 पाई एफ एल। XL इक्वल टू होगा 2 पाई एफ एल। तो ये रख देंगे वैल्यू तो हमको मिल जाएगा ZL। तो IL का मान कितना हो जाएगा, दी करंट इन दिस ब्रांच IL, उसका मान कितना हो जाएगा V/ZL। IL का मान कितना होगा, वो होगा V/ZL दिस वोल्टेज का मान डिवाइडेड बाई ZL ये होगा। अभी IL का मान मालूम चल गया है, लेकिन ये करंट वोल्टेज से कितना एंगल से लैग करेगी। ऑब्वियसली ये करंट लैग करेगी वोल्टेज से। क्यों? क्योंकि R भी है L भी है, तो R क्या करेगा, सेम फेज में रखने का प्रयास करेगा। देखिए ये सेम फेज में रखने का प्रयास करेगा। L क्या करेगा 90 डिग्री पे ले जाने का प्रयास करेगा वोल्टेज को इधर। करंट की दिशा अगर ये माने तो वोल्टेज को इधर ले जाएगा XL, 90 डिग्री से लैग कराएगा करंट को। तो दोनों के रिजल्टेंट से जो है जो इम्पिडेंस बनेगा ZL, ये ZL है। तो ये एंगल होगा φL। इस एंगल से करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, ये वोल्टेज की डायरेक्शन है। तो करंट इस एंगल से वोल्टेज से लैग करेगी, पश्चिगामी होगी φL एंगल से। तो ये हम यहाँ से ZL का मान कितना है, √r² प्लस XL²। कितना एंगल से ये करंट लैग करेगी वोल्टेज से, IL, दिस इज़ IL एंड दिस इज़ V के सापेक्ष IL जो होगा वो एंगल, जिस एंगल से वो लैग करेगा पश्चिगामी होगा, वो होगा एंगल φL। दिस एंगल इज़ φL। ये φL एंगल है। φL एंगल का मान यहाँ से निकाल लीजिए, tan ले लीजिए। इसमें tan φL का मान कितना होगा, tan φL का मान होगा XL/R। XL क्या है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका, R क्या है, रेजिस्टेंस है। सो XL/R। सो φL इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। ये φL का मान हमको मालूम चल गया। तो इतना एंगल से करंट को लैग कराएंगे वोल्टेज से, ये लैग करेगी करंट, ये जा रही है करंट, ये दिस करंट। इस करंट का मान क्या है, IL है। IL का मान कितना है, V/ZL। ये IL इक्वल टू है V/ZL, ये मान है IL का। कितना एंगल से लैग करेगी वोल्टेज से, φL एंगल से। φL का मान कितना है, tan इनवर्स XL/R। सो ये सब हमको मालूम चल गया। अब दो करंट हैं, ये वोल्टेज का फेजर है, हमने उसके सापेक्ष में IC का फेजर ड्रा कर दिया है। वी हैव ड्रॉन दिस फेजर IC विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ये IC है। हमने ये फेजर ड्रा कर दिया IL फेजर ये है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ये φL एंगल से लैग कर रहा है ये करंट IL। ये हो गया, फेजर डायग्राम बन गया। अब रिजल्टेंट करंट जो होगी IR, वो इन दोनों का फेजर सम होगी। अब यहाँ से IL के दो घटक ले सकते हैं। वी कैन रिजॉल्व दिस IL इनटू 2 कंपोनेंट्स, वन अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। इसको एक वोल्टेज की दिशा में एक रिजॉल्व कर सकते हैं। IL का एक कंपोनेंट वो क्या होगा, IL cos φL। ये
कंपोनेंट है आई एल कॉस फाई एल, दिस कंपोनेंट इज आई एल कॉस फाई एल। आई एल का एक कंपोनेंट ले लिया वोल्टेज की डायरेक्शन में, वो क्या है आई एल कॉस फाई एल। आई एल का एक कंपोनेंट ले लिया वोल्टेज के 90 डिग्री पे लंबवत, ये दिस, ये कंपोनेंट लिया सेकंड कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का मान कितना है आई एल साइन फाई एल, दिस। So we have resolved this current IL into two components, one along the direction of voltage, second 90 degree away from the voltage। हमने IL को दो घटक में रिजॉल्व किया, एक घटक वोल्टेज की दिशा में जिसका मान है IL cos फाई एल, उसको हमने डिनोट किया IR से, IR। दूसरा घटक उसका है वोल्टेज से लंबवत 90 डिग्री पे, उसका मान है IL साइन फाई एल, उसको हमने कहा है IC। ये हमने कर दिया है। तो अब ये हम रेजोनेंस लाना चाहते हैं इस सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो जाए, यही रेजोनेंस की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस व्हेन cos फाई ऑफ दिस सर्किट इज़ 1। तो करंट इस समय हमारे पास करंट के कितने घटक हैं, करंट के हमारे पास इस समय 3 घटक हैं, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया 2 घटक में। सो वी हैव दिस कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट दिस, सेकंड कंपोनेंट दिस एंड थर्ड कंपोनेंट ये है। इसको फॉरगेट, भूल जाइए इस वाले को, क्योंकि हमने इसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक इधर और एक ये तीसरा ये था ही। तो अगर इन तीनों करंट का रिजल्टेंट वोल्टेज की डायरेक्शन में हो जाए तो फाई का मान 0 हो जाएगा और cos फाई का मान 1 हो जाएगा, cos फाई का मान 1 हो जाएगा। अगर इन तीनों घटक, तीनों करंट जो हैं IC, IL साइन फाई एल और IL cos फाई एल, इन तीनों का रिजल्टेंट अगर वोल्टेज के डायरेक्शन में हो जाए तो फाई का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे तो फाई 0 होगा, cos फाई 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल ये कंपोनेंट बचे, दिस कंपोनेंट IL cos फाई एल कंपोनेंट केवल बचे अगर इस सर्किट में, और ये दोनों कंपोनेंट जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, दिस कंपोनेंट IC जो कि 90 डिग्री ऊपर है, दूसरा कंपोनेंट ये है IL साइन फाई एल जो कि 90 डिग्री नीचे की तरफ है, लैग कर रहा है। ये कंपोनेंट 90 डिग्री लीड कर रहा है। अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट का रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए तो केवल एक कंपोनेंट बचेगा, ये वाला कंपोनेंट बचेगा जो कि वोल्टेज के फेज में है और करंट वोल्टेज के डायरेक्शन में होगी, फाई का मान 0 होगा और cos फाई का मान 1 होगा, तो रेजोनेंस सर्किट में हो जाएगा। तो IC और IL साइन फाई एल का रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए तो इस सर्किट में रेजोनेंस होगा। तो क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस क्या होगा, IC और IL साइन फाई एल का रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो IC का डायरेक्शन ऊपर है, तो IC माइनस IL साइन फाई एल इक्वल टू अगर 0 हो जाए, यानी IC इक्वल टू हो जाए IL साइन फाई एल, इस सर्किट में रेजोनेंस होगा यदि IC का मान IL साइन फाई एल के बराबर हो जाए। बराबर होने से क्या होगा, IC का मान अपवर्ड है ऊपर की तरफ, IL साइन फाई एल का मान डाउनवर्ड है, उसके विपरीत है। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे, केवल एक कंपोनेंट बचेगा करंट का, वो जो कि इस डायरेक्शन में है, वोल्टेज की डायरेक्शन में है, तो फाई का मान 0 हो जाएगा और cos फाई का मान 1 हो जाएगा और इस सर्किट में रेजोनेंस हो जाएगा। सो ये कंडीशन देखिए फुलफिल अगर हो जाती है, दीज टू करेंट्स, रिएक्टिव करंट जो हैं उनका रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए, रिएक्टिव करंट का मतलब द करंट विच इज़ गोइंग इन द कैपेसिटर दिस IC एंड द करंट विच इज़ गोइंग इन दिस ब्रांच IL साइन फाई एल, उसका रिएक्टिव कंपोनेंट IL साइन फाई एल, इस करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट या 90 डिग्री कंपोनेंट ये जो है IL साइन फाई एल, अगर दोनों बराबर हो जाएं तो इस सर्किट में रेजोनेंस होगा। तो यहाँ से IC का मान रख दीजिए, अभी हमने कैलकुलेट किया था IC का मान कितना कैलकुलेट किया था, V/XC ये रख दीजिए उठा के, V/XC यहाँ रख दिया, वी हैव प्लेस्ड हियर V/XC, ये हो गया इक्वल टू IL का मान कितना होगा, अभी हमने निकाला था V/ZL, V/ZL रख दीजिए, ये V/XC IC इक्वल टू IL का मान V/ZL इंटू साइन फाई एल यहाँ से निकाल लीजिए इस ट्रेंगल से, ये हमने ट्रेंगल बनाया है, मान लीजिए ABC, इस ट्रेंगल में ले लीजिए साइन फाई एल, साइन फाई एल ले लेंगे तो हो जाएगा XL दिस अपान ZL, तो साइन फाई एल हो जाएगा दिस इक्वल टू XL अपान ZL।
tan phi l हमने बताया XL अपान R होगा, तो cos phi l कितना होगा, XL अपान RL अपान ZL होगा ये। तो sin phi l का मान रख दीजिए XL अपान ZL यहाँ पे। सो दिस इज IC इक्वल टू V अपान XC इक्वल टू IL का मान V अपान ZL, sin phi l का मान XL अपान ZL, ये रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये V कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, XL और XC इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ZL स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ZL स्क्वायर इक्वल टू XL इंटू XC, ये ZL स्क्वायर इक्वल टू XL इंटू XC। और XL की जगह पर आप रख देंगे ओमेगा L, XL की जगह पे रख देंगे ओमेगा L, और XC की जगह पे रख देंगे 1 अपान ओमेगा C, तो ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ZL स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा L अपान C। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ZL स्क्वायर का मान आ गया L अपान C। ये अब ZL का मान कितना है, ZL का मान है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यहाँ से उठा के रख दीजिए, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल टू L अपान C, ये L अपान C। ZL स्क्वायर का मान रख दिया हमने यहाँ से, फ्रॉम हेयर ZL स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ZL इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर रख दिया यहाँ से, तो ZL स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल टू L अपान C, ये। सो यहाँ से XL स्क्वायर निकल जाएगा, L अपान C माइनस R स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा L अपान C माइनस R स्क्वायर, ये हो गया XL स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। तो XL इक्वल टू होता है 2 पाई ऑफ L, तो XL इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये अंडर रूट L अपान C माइनस R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू XL। सो ओमेगा L XL इक्वल टू 2 पाई ऑफ L होता है या ओमेगा L होता है, तो XL की जगह पे 2 पाई ऑफ L कर दिया इक्वल टू L अपान C माइनस R स्क्वायर, ये पहले से ही है यहाँ पे, L अपान C माइनस R स्क्वायर हो गया। यहाँ पे F का मान निकाल लीजिए, ये फ्रिक्वेंसी है, इसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यही हम निकाल रहे हैं। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितना आएगी यहाँ पे, वह आवृत्ति जिस पर अनुनाद की घटना घटित होती है, हम उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। इसका मान कैलकुलेट कर लीजिए, F इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई बाहर ले लीजिए, L को अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ये है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फार्मूला इन पैरेलल सर्किट। RLC पैरेलल सर्किट में अनुनाद की घटना घटित होती है इस आवृत्ति पर, इसी आवृत्ति को कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं। The frequency at which phenomena of resonance takes place, the frequency at which phenomena of resonance occurs, that frequency is called resonant frequency, it is denoted by FR। अनुनादी आवृत्ति क्या है, वह आवृत्ति जिस पर अनुनाद की घटना घटित होती है, यानी सप्लाई जो दी जा रही है इसकी फ्रिक्वेंसी जब इतना हो जाएगी, इतना, तब इस सर्किट में अनुनाद की कंडीशन हो जाएगी, अनुनाद की घटना घटित होगी। अब रेजोनेंस के बारे में और बात करते हैं। अभी अनुनादी आवृत्ति हमने निकाला, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितना आया, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर। अगर R का मान नेग्लेजिबल हो, नेग्लेजिबल, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, बिकॉज R इज नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल मतलब जीरो, इट इज़ क्लोज टू जीरो। तो ये फार्मूला सीरीज रेजोनेंस के जैसा हो जाएगा, सीरीज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। सो दिस फार्मूला इज इम्पॉर्टेंट इन पैरेलल रेजोनेंस। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है। डेफिनीशन आपको मालूम है, द फ्रिक्वेंसी एट विच फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस आकर्स, यानी इसकी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी जिस समय ये हो जाएगी
उस समय इस सर्किट में रेजोनेंस होगा। इस सर्किट में रेजोनेंस कब होगा? जब इस सप्लाई की फ्रिक्वेंसी इतनी हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रेजोनेंस के टाइम पे इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसको कहते हैं डायनेमिक इम्पीडेंस भी बोलते हैं। ये इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, इसको हम लोग ZR से डिनोट करते हैं। ZR, Z मीन्स इम्पीडेंस, R मीन्स रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के टाइम इस सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा? जैसे RLC सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस हमने निकाला था रेजोनेंस के टाइम, वहाँ पे कितना आया था? R के बराबर। यहाँ पे क्या आएगा ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पीडेंस इस समय कितना होगा इस सर्किट का, पैरेलल सर्किट का, रेजोनेंस के टाइम पे। देखिए रेजोनेंस के टाइम पे ये करंट और ये करंट दोनों बराबर हैं, हमने अभी डिस्कस किया। दोनों करंट बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट करंट सर्किट में जो होगी IR, ये जो करंट बहेगी इधर IR, इसका मान कितना होगा? रिजल्टेंट करंट का मान होगा IL cos phi L। दिस इज द रिजल्टेंट करंट। इस सर्किट की कुल करंट जो है कितनी होगी? IL cos phi L। ये रिजल्टेंट करंट बहेगी इस सर्किट में, यहाँ पे और यहाँ पे। बाकी जो करंट बहेगी IC कहाँ होगी? यहाँ होगी। IL sin phi L कहाँ होगी? यहाँ होगी। और इसका मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस सर्किट में। इस लूप में बहुत हैवी करंट फ्लो करेगी। IC और IL sin phi L के एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस करंट इज़ वेरी हाई, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस करंट इज़ वेरी हाई। यहाँ पे आवर्धन होता है करंट का। पैरेलल रेजोनेंस में एम्पलीफिकेशन होता है करंट का। हेयर करंट इंक्रीजेस, रिएक्टिव करंट विच इज़ फ्लोइंग विद इन दिस लूप इज़ वेरी वेरी हाई। बहुत हैवी करंट इसमें फ्लो करती है, यानी IC का मान बहुत ज़्यादा है और IL sin phi L का मान भी बहुत ज़्यादा है। बट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लाइन में जो करंट बहती है यहाँ पे वो करंट बहुत कम होती है। दिस करंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड इन फैक्ट दिस करंट इज़ मिनिमम, न्यूनतम करंट बहती है सर्किट में। तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होता है ये जो रिएक्टिव करंट है उसका। दिस रिएक्टिव करंट इज़ वेरी हाई। नॉर्मल जो करंट हम दे रहे हैं यहाँ से जो रिजल्टेंट करंट जा रही है उसकी तुलना में इस करंट का मान बहुत ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अनुनाद के समय आयाम बढ़ जाता है, तो यहाँ आयाम किसका बढ़ रहा है? रिएक्टिव करंट जो बह रही है इस सर्किट में उसका। और सीरीज रेजोनेंस में आयाम किसका बढ़ जाता है? जो रिएक्टिव एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज होता है उसका आयाम बढ़ जाता है। तो सीरीज रेजोनेंस में वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। पैरेलल रेजोनेंस में रिएक्टिव करंट का एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड। देखिए रेजोनेंस के टाइम पे इम्पीडेंस इस सर्किट का कितना होगा। तो रेजोनेंस के टाइम पे कुल करंट कितनी है सर्किट में? रिजल्टेंट करंट IR, उसका मान कितना होगा? V। रिजल्टेंट करंट कितना जाएगी इसमें? V अपान उस समय जो इम्पीडेंस होगा वही इम्पीडेंस कहलाएगा रेजोनेंस के टाइम पे इम्पीडेंस, V अपान ZR। Z मतलब इम्पीडेंस, R मतलब रेजोनेंस के टाइम पे। सो इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज डिनोटेड बाई ZR। ये है V अपान ZR। ZR क्या है? इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ये हो गया रिजल्टेंट करंट। ये कितनी होगी? IL cos phi L। IL का मान निकाल लीजिए। IL का मान कितना होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, V अपान ZL। ये ZL है इसका इम्पीडेंस, इसका और इसका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इम्पीडेंस है V अपान ZL। ये है IL इंटू cos phi L। यहाँ से ये हमने बनाया था अभी, ये ट्रेंगल इम्पीडेंस ट्रेंगल बनाया था। ये कहाँ से आया? इस ब्रांच के लिए हमने बनाया इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये IL की डायरेक्शन है, ये V की डायरेक्शन है। तो यहाँ से cos phi L ले लीजिए इस ट्रायंगल में ABC में। तो cos phi L का मान कितना होगा? R अपान ZL। तो R अपान ZL रख दिया। तो हमने क्या किया? रिजल्टेंट करंट का मतलब V अपान रिजल्टेंट इम्पीडेंस या V अपान इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, इसी को डायनेमिक इम्पीडेंस भी बोलते हैं, या इसी को इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं, इसी को तुल्य इम्पीडेंस भी बोलते हैं। ये कितना होगा? IL cos phi L। IL का मान रख दिया V अपान ZL, cos phi L का मान रख दिया R अपान ZL। ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये V कैंसिल हो जाएगा। तो ZR इक्वल टू कितना हो जाएगा? ZR इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, ZR इक्वल टू हो जाएगा ZL स्क्वायर अपान R। इसको सॉल्व करने से
ये V और V कैंसिल हो जाएगा, ये ZL मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ZL स्क्वायर अपान R। और हमने थोड़ी देर पहले बताया था ZL स्क्वायर का मतलब कितना है, उसका मान कितना है, L अपान C। थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये ZL स्क्वायर की जगह L अपान C रख दीजिए, तो इम्पिडेंस हो जाएगा एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, वो हो जाएगा L अपान C इंटू R। यही है इम्पिडेंस, यही है डायनेमिक इम्पिडेंस बोलते हैं इसी को, यही है टोटल इम्पिडेंस, यही है इम्पिडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। अनुनाद के समय इतना ही इम्पिडेंस होता है इस सर्किट का। ये ZR इक्वल टू L अपान C इंटू R, L अपान C R। ये L अपान C जो रेशियो होता है, इट इज़ वेरी हाई। L अपान C दिस रेशियो इज़ वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है इसका मान, बहुत ज़्यादा। L अपान C इज़ वेरी हाई, सो दिस ZR इज़ वेरी हाई। और L जो है कांस्टेंट होता है किसी भी कुंडली का, दिस इज़ कांस्टेंट। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और किसी प्रतिरोध का रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है। सो दिस इज़ कांस्टेंट, इनफैक्ट ZR इज़ कांस्टेंट। तो ZR जो है कांस्टेंट है, मतलब ये जो इम्पिडेंस है इस समय, ये फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। इम्पिडेंस Z इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्वेंसी, सो दिस इज़ प्योर रजिस्टिव इम्पिडेंस। इस समय जो इम्पिडेंस आया है प्योर रजिस्टिव है इस समय सर्किट। इस समय सर्किट की प्रतिबाधा कितनी है, L अपान C इंटू R, और L कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इसलिए इम्पिडेंस जो है ये इस समय प्योर रेजिस्टेंस के बराबर है। दिस इज़ प्योर रेजिस्टेंस, दिस इज़ नॉट फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट। ये फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इस समय इम्पिडेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करेगा। इस समय जो इम्पिडेंस है वो कांस्टेंट है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, और इस इम्पिडेंस का मान बहुत ज़्यादा है। तो RLC सीरीज सर्किट में जैसे हमने देखा था कि इम्पिडेंस बहुत कम हो जाता है, कितना हो जाता है, R के बराबर, एंड R इज़ वेरी स्मॉल। वैसे यहाँ उसके उल्टा क्रिया हो रही है, अपोजिट, यहाँ पे इम्पिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट इज़ वेरी हाई, इम्पिडेंस बहुत बढ़ जाता है तो क्या होता है, करंट जो जाएगी रिजल्टेंट करंट वो बहुत घट जाएगी। कितना जाएगी रिजल्टेंट करंट, हमने अभी बताया V अपान ZR। तो ये V का मान रख दीजिए, ये V RMS वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज अपान इम्पिडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस ZR, वो रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट करंट IR। ये इस समय कितनी करंट जाएगी सर्किट के अंदर, V अपान ZR जाएगी, और ZR का मान हमने बताया बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी हाई। L अपान C इंटू R, दिस फैक्टर इज़ वेरी हाई, सो करंट इज़ वेरी स्मॉल करंट। तो RLC सीरीज सर्किट में हमने देखा था कि करंट का मान बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इम्पिडेंस का मान बहुत घट जाता है। यहाँ पे उसके उल्टा हो रहा है, यहाँ पे करंट का मान बहुत घट जाता है, करंट इज़ वेरी स्मॉल, IR इज़ वेरी स्मॉल, करंट एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज़ वेरी स्मॉल, एंड इम्पिडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इज़ वेरी हाई। यहाँ पे उसके अपोजिट हो रहा है। सो सीरीज रेजोनेंस में जो होता है वहाँ पैरेलल रेजोनेंस में उसके अपोजिट क्रिया होती है। पावर फैक्टर वहाँ भी 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है। सर्किट वहाँ भी रजिस्टिव होता है, यहाँ भी रजिस्टिव होता है। कलांतर वोल्टेज और करंट के बीच वहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है। वहाँ भी सर्किट में एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेकिन वहाँ वोल्टेज का VL और VC बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ ये जो करंट है IC और IL साइन फाइल, इनका मान बहुत बढ़ जाता है। यहाँ सर्कुलेटिंग करंट का मान बहुत बढ़ जाता है। तो वहाँ एम्पलीफिकेशन वोल्टेज का होता है, यहाँ एम्पलीफिकेशन रिएक्टिव करंट का होता है, सर्कुलेटिंग करंट का होता है, जो यहाँ बह रही है इस सर्किट के अंदर। इसमें बाहर जो करंट बह रही है बहुत कम है, यहाँ पे इम्पिडेंस बहुत हाई हो जाता है। प्योर रजिस्टिव है, बहुत हाई है, यहाँ पे करंट बहुत कम हो जाती है, वेरी स्मॉल करंट। जैसे सीरीज रेजोनेंस में हमने खींचा था फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व, ये कर्व किसके किसके बीच खींचा था, हमने खींचा था फ्रिक्वेंसी चेंज करने से करंट का मान कैसे सर्किट में चेंज होता है, इसके लिए कर्व ड्रा किया था। फ्रिक्वेंसी के साथ में आप इम्पिडेंस का कर्व भी ड्रा करेंगे, तो ये कहलाता है फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व। दिस इज़ अ कर्व बिटवीन सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट। इसमें जो करंट बह रही है ये रिजल्टेंट करंट, दिस रिजल्टेंट करंट IR,
how this current is varying with respect to supply frequency. This curve shows variation of current in the RLC parallel circuit with respect to supply frequency. आवृत्ति बदलने से, सप्लाई की आवृत्ति बदलने से सर्किट में बहने वाली रिजल्टेंट करंट का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, उसको प्रदर्शित करने वाला वक्र फ्रिक्वेंसी रिस्पांस वक्र कहलाता है। इसको आप ड्रा करेंगे तो RLC सीरीज सर्किट में हमने ड्रा किया था तो कैसा कर्व आया था, ऐसा करंट का कर्व ऐसा आया था। यहाँ पे देखिए करंट का कर्व उल्टा आएगा, अपोजिट, ये ऐसा। आप देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कि फ्रिक्वेंसी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है जिसको हम FR से डिनोट कर रहे हैं, FR, उस फ्रिक्वेंसी पर अगर आप इम्पीडेंस का कर्व ड्रा करेंगे, इफ़ यू ड्रा द कर्व फॉर इम्पीडेंस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी है। इस सर्किट का इम्पीडेंस हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेजोनेंस के टाइम पे इस सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम। ये इम्पीडेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ही रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अनुनाद जैसे ही होगा उस समय ये इम्पीडेंस होगा मैक्सिमम। ZR कितना आया था इसका मान, L/C × R, ये मैक्सिमम इम्पीडेंस हो गया। और सप्लाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे आप तो इम्पीडेंस घटने लगेगा। तो ये पैरेलल सर्किट में ऐसा होता है, इम्पीडेंस होता है मैक्सिमम रेजोनेंस के टाइम। इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगी, मिनिमम करंट है इस समय। IR इक्वल टू कितना है, V/ZR, V/ZR का मतलब L/C × R, ये है करंट, दिस इज द रिजल्टेंट करंट। सो करंट इज मिनिमम एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। IR इक्वल टू V/ZR, V/L/C × R, ये। तो यहाँ ये करंट मिनिमम बहती है इस समय सर्किट में। इस सर्किट में रेजोनेंस के टाइम पे मिनिमम करंट होती है, मैक्सिमम इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ भी दो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये F1 लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने बताया था। F1 क्या है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और दूसरे फ्रिक्वेंसी इधर आएगी F2 अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और F2 और F1 का जो अंतर है इसी को कहेंगे बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। जैसे सीरीज सर्किट में हमने बताया था F1 कहाँ तक है, यहाँ तक है, F2 कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये कितना होगा, ये भाग, इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। दिस पार्ट इज कॉल्ड बैंडविड्थ, ये पार्ट। ये रिजेक्ट करता है सिग्नल को, एक विशेष सिग्नल का। मान लीजिए FR का मान, अगर मान लीजिए किसी इस सर्किट के लिए FR का मान सपोज़ 100 मेगाहर्ट्ज़ है, ज़रूरी नहीं है यही हो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो ये FR है, न्यूनतम करंट बहेगी इस सर्किट में, ये सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जो सिग्नल आएगा एंटीना से टकराएंगे, बहुत सारे सिग्नल एंटीना से टकराएंगे, सभी EMF पैदा करेंगे, सभी EMF पैदा करेंगे, सभी करंट पैदा करेंगे इस सर्किट में, और इस सर्किट को ड्राइव करेंगे। इसमें लाउड स्पीकर होगा, उसको ड्राइव करेंगे। तो सभी सिग्नल ज़्यादा करंट पैदा करेंगे, वो रिसीव होंगे। देखिए ये सिग्नल रिसीव होंगे, ये सब सिग्नल रिसीव होंगे, लेकिन जो सिग्नल यहाँ होगा इस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, वो मिनिमम करंट प्रोड्यूस करेगा सर्किट में, और वो सर्किट को ड्राइव नहीं कर पाएगा, लाउड स्पीकर को ड्राइव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो लाउड स्पीकर लगा है उसको चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए, ये सिग्नल उतनी करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो ये सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी सिग्नल देखिए ज़्यादा करंट पैदा कर रहे हैं तो वो रिसीव होंगे, केवल ये सिग्नल रिजेक्ट होगा। तो ये रिजेक्टर सर्किट में यूज़ होता है। इट रिजेक्ट्स अ सिग्नल ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, इसे निश्चित आवृत्ति के सिग्नल को रिजेक्ट करने में काम आता है। तो जिस रेंज की फ्रिक्वेंसी को ये रिजेक्ट करेगा उसी को कहेंगे हम बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब ये इस रेंज की फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। मान लीजिए बैंडविड्थ है प्लस माइनस पॉइंट, सपोज़ ये बैंडविड्थ है 1 मेगाहर्ट्ज़, बैंडविड्थ है सपोज 1 मेगाहर्ट्ज़, हालांकि इतना नहीं होती है, इससे कम होती है, 1 मेगाहर्ट्ज़ है बैंडविड्थ। तो ये क्या होगा, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 99.5 होगी। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 100 मेगाहर्ट्ज़ होगी। और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये F1 है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 100.5 मेगाहर्ट्ज़ होगी। तो F2 माइनस F1 आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 मेगाहर्ट्ज़। ये बैंडविड्थ है। तो ये इस रेंज में जो भी सिग्नल आएगा
ये 1 मेगाहर्ट्ज़ है बैंडविड्थ। इस रेंज में जो भी सिग्नल आएगा 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 99.5 और 100.5 100.5 इस बीच के जो भी सिग्नल आएंगे उनको ये रिजेक्ट कर देगा सर्किट, मिनिमम करंट पैदा करेगा। दिस मिनिमम करंट ये रिजेक्ट कर देगा, इम्पीडेंस ज़्यादा पैदा करेगा उनके लिए। देखिए इम्पीडेंस ज़्यादा है उनके लिए, ये है बैंडविड्थ के दौरान जो सिग्नल होंगे उनके लिए इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा इम्पीडेंस के कारण वो करंट बहुत कम पैदा करेंगे सर्किट में, और वो लाउड स्पीकर को या ड्राइविंग सिस्टम को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, वो सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी सिग्नल रिसीव होंगे। इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व, बैंडविड्थ। तो यहाँ पे इम्पीडेंस कितना होगा रेजोनेंस के टाइम पे, L/C × R। L/C हमने बताया बहुत हाई होता है, इट इज़ वेरी वेरी हाई। सो रेजोनेंस के टाइम पे यहाँ जो इम्पीडेंस है इट इज़ वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी हाई। सो करंट इज़ वेरी स्मॉल, मिनिमम करंट। सो ये सिग्नल रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी सिग्नल एक्सेप्ट होंगे, रिसीव होंगे। तो ये बैंडविड्थ के दौरान में ये इम्पीडेंस होगा। देखिए इम्पीडेंस ज़्यादा है, वेरी हाई है, L/C × R। सो दिस इज़ यूज्ड इन रिजेक्टर सर्किट। क्वालिटी फैक्टर यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने सीरीज सर्किट में डिस्कस किया था क्वालिटी फैक्टर। वहाँ हमने वोल्टेज एम्पलीफिकेशन बताया था, यहाँ भी करंट एम्पलीफिकेशन हो रहा है। करंट का आवर्धन हमने बताया था अभी, IC का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और IL sin φL का मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो इसी में सर्कुलेट होते हैं। वेरी हाई करंट इज सर्कुलेटिंग विद इन दिस, इसी के अंदर बहुत हैवी करंट सर्कुलेट हो रही है, बहुत छोटी करंट जा रही है जो बाहर है। रिजल्टेंट करंट इज़ वेरी स्मॉल, IR इज़ वेरी स्मॉल, बट IC इज़ वेरी लार्ज, एंड IL sin φL इज़ आल्सो वेरी लार्ज। बहुत हैवी करंट इसमें सर्कुलेट होती है, करंट का एम्पलीफिकेशन हो जाता है। उसी को मेजर करते हैं जिस फैक्टर से, उसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। दिस इज़ अ फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स और विच शोस एम्पलीफिकेशन इन द रिएक्टिव करंट विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट IR या सप्लाई जो दी जा रही है करंट, उसकी तुलना में कैपेसिटर के क्रॉस या इंडक्टर के क्रॉस जो रिएक्टिव करंट है उसका मान कितना गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, उस फैक्टर को डिनोट करने वाला फैक्टर कहलाता है क्वालिटी फैक्टर। दिस फैक्टर डिनोट्स एम्पलीफिकेशन इन द रिएक्टिव करंट विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट की तुलना में कैपेसिटर के थ्रू करंट और इंडक्टर के थ्रू जो रिएक्टिव करंट है उसका मान कितना गुना बढ़ जाता है, उसको प्रदर्शित करने वाले फैक्टर को हम लोग क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। परिभाषा ये है। तो ये कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन L एंड C हमने बताया। सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन C कौन सी है, IC है। सर्कुलेटिंग करंट इन L कौन सी है, IL sin φL है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके थे। डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट मतलब IR, उससे भाग दे देंगे सर्कुलेटिंग करंट में। सर्कुलेटिंग करंट में हम अगर रिजल्टेंट करंट से भाग दे देंगे तो हमको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। तो सर्कुलेटिंग करंट कैपेसिटर में कौन सी है, IC है, IC। दिस डिवाइडेड बाई IR, ऐसा कर देंगे तो हमको क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा, यानी IC/IR, तो क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। या IL sin φL/IR कर देंगे तो भी क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। रिजल्टेंट करंट कितनी है, IR है। सर्कुलेटिंग करंट कितना है, कैपेसिटर में IC है, और इसमें जो सर्कुलेट हो रही है वो है IL sin φL। दिस तो IL sin φL/IR करेंगे तो भी क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। IC/IR करेंगे तो भी क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। चलिए IC/IR से निकालते हैं। IC का मान कितना होगा, V/XC, ये हमने बताया था थोड़ी देर पहले। अपान IR का मान कितना होगा, V/ZR। ZR मतलब इम्पीडेंस एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ZR का मतलब L/RC या L/this, ये ZR। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, XC का मतलब हो जाएगा 1/ωc, ये ऊपर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ω/R। ये C भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ω/R, और ओमेगा का मतलब रख दीजिए 2πfL, 2πf × L/R। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर Q का मान कितना होता है, 2πfL/R। दिस इज दी एक्सप्रेशन और फार्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर। ये
याद रखिए। दूसरा हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, क्वालिटी फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हैं, IL साइन फाई एल अपान IR। ये इसमें जो सर्कुलेट हो रही है करंट IL साइन फाई एल डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट करंट IR। तो IL का मतलब B अपान ZL, ये हमने थोड़ी देर पहले बताया था। साइन फाई एल का मतलब XL अपान ZL, रख दीजिए वैल्यूज़ अपान। IR का मतलब IR का मान कितना है, V अपान ZR। ZR मतलब ZR मीन्स L अपान R इंटू C। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, V इंटू XL अपान ZL स्क्वायर, ये V अपान L इंटू RC हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा ZL स्क्वायर का मतलब है, ZL स्क्वायर का मान कितना है, L अपान C है, तो L अपान C रख दिया यहाँ पे। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल अपान आर, सेम आएगा, सेम। सो क्वालिटी फैक्टर इज सेम 2 पाई एफ एल अपान आर। ये होता है, यही सीरीज सर्किट में भी होता है, यही पैरेलल सर्किट में भी होता है, 2 पाई एफ एल अपान आर, 2 पाई एफ एल अपान आर। अब इसको क्वालिटी फैक्टर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमने अभी बताया था रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R स्क्वायर अपान L स्क्वायर। अगर R को नेग्लेक्ट कर दें, इफ़ R इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ दिस R इज़ वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट कर दें इसको, तो ये फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो ये 2 पाई F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√LC। तो ये Q की जगह पर रख सकते हैं 2 पाई L अपान R, 2 पाई L अपान R इंटू F की जगह पे क्या रख सकते हैं, F की जगह पे ये रख देंगे, ये 2 पाई F की जगह पे ये मान रख देंगे, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन 1/R अंडर रूट L अपान C। ये 2 पाई एफ एल अपान आर था, 2 पाई एफ एल अपान आर, एफ की जगह पे 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC रख दिया। यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर दिया, R इज़ वेरी स्मॉल, सपोज नेग्लेक्टिंग दिस, इफ़ वी नेग्लेक्ट दिस देन F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ये रख दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R, L को ले जाएंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा L अपान C। क्वालिटी फैक्टर का ये भी फार्मूला है 1/R अंडर रूट L अपान C। ये Q इक्वल टू 1/R अंडर रूट L अपान C। ये क्वालिटी फैक्टर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये क्वालिटी फैक्टर क्या है, व्हाट इज़ द फिज़िकल मीनिंग ऑफ क्वालिटी फैक्टर। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट करंट जो यहाँ जा रही है मेन ब्रांच में या जो बाहर बह रही है इधर से, इसका कितना गुना एम्प्लीफिकेशन यहाँ हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स एम्प्लीफिकेशन इज टेकिंग प्लेस, हाउ मेनी टाइम्स सर्कुलेटिंग करंट इज़ मोर कंपेयर टू रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट की तुलना में सर्कुलेटिंग करंट जो इसमें बह रही है लूप में, वो कितना गुना ज़्यादा है, उसी को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इसका मान मतलब अगर मान लीजिए क्वालिटी फैक्टर का मान अगर 20 है, सपोज Q इज़ 20, इसका मतलब यहाँ जो करंट जा रही है अगर 10 एम्पियर, तो यहाँ जो सर्कुलेट होगी करंट 10 इंटू 20, यानी 200 एम्पियर करंट सर्कुलेट होगी इसके अंदर, लूप के अंदर। ये क्वालिटी फैक्टर का मतलब है। 10 एम्पियर की जो करंट जा रही है वो 20 गुना बढ़ जाएगी इसके अंदर, इसका 20 गुना आवर्धन हो जाएगा यहाँ पे। एम्प्लीफिकेशन इज़ 20 टाइम्स, सो करंट इज़ इंक्रीज्ड, इट हैज़ बिकम 200। ये होता है क्वालिटी फैक्टर का मीनिंग ऑफ क्वालिटी फैक्टर। कैपेसिटर के थ्रू बहने वाली करंट इतना गुना बढ़ जाएगी रेजोनेंस के टाइम पे, या इंडक्टर में जो रिएक्टिव करंट है उसका मान इतना गुना बढ़ जाएगा रेजोनेंस के टाइम पे। सो दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शोज हाउ मेनी टाइम्स करंट एम्प्लीफिकेशन इज़ टेकिंग प्लेस। तो सीरीज रेजोनेंस में, पैरेलल रेजोनेंस में हमने क्या देखा, समानता देखा, फाई का मान 0 होता है दोनों में, कॉस फाई का मान दोनों में 1 होता है, एम्पलीट्यूड वहाँ भी बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पे VL और VC जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे IC और IL साइन फाई L बढ़ जाता है। वहाँ वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, यहाँ करंट का। तो रेजोनेंस वहाँ हो रहा है, वोल्टेज का बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड, यहाँ करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, रिएक्टिव करंट का। वहाँ इम्पीडेंस मिनिमम होता है, यहाँ इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है।
वहाँ करंट मैक्सिमम होती है। सीरीज रेजोनेंस में, पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होती है। सीरीज रेजोनेंस का इस्तेमाल सिग्नल रिसीवर में होता है, एक विशेष फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रिसीव करता है, बाकी को रिजेक्ट करता है। ये सर्किट बाकी सिग्नल को रिसीव करता है, एक फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रिसीव नहीं करता है, इस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल रिजेक्ट करता है, बाकी रिसीव करता है। सो दिस सर्किट इज़ यूज्ड इन रिजेक्टर सर्किट। इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट अ सिग्नल ऑफ सर्टेन फ्रिक्वेंसी, अ सिग्नल ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी, देन यू यूज़ दिस पैरेलल सर्किट। इसको रेजोनेंस सर्किट यूज़ करिए और रिजेक्ट कर दीजिए उस सिग्नल को, बाकी सिग्नल को रिसीव करेगा, उस सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा। सीरीज सर्किट के यहाँ उल्टा क्रिया हो रही है, वहाँ सभी सिग्नल रिजेक्ट होंगे, केवल एक सिग्नल रिसीव होगा जो फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, जो बैंडविड्थ में होगा वो रिसीव होगा। यहाँ जो बैंडविड्थ में होगा वो रिजेक्ट होगा, बाकी सभी सिग्नल रिसीव होंगे। सो हेयर दी प्रोसेस इज़ अपोजिट, वहाँ की जो क्रिया है यहाँ उसके बिल्कुल अपोजिट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।